हाय नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं संविधान और संविधान के हर एक अनुच्छेद को कवर करेंगे, ठीक है। इससे पहले संविधान के अनुच्छेद 1 को थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें लिखा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, ठीक है। राज्यों के समूह है लेकिन राज्यों का संघ होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिलता है। एक, ये नाम देखने को मिलता है, नेम, किस चीज़ का? हमारे देश का। हमारी राज पद्धति में जो प्रशासनिक भूभाग हैं उनका नाम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नाम दो हैं, एक है इंडिया, है ना, दूसरा क्या है? भारत। ओके। तो संविधान सभा जब बैठी थी और संविधान का निर्माण जब हो रहा था तो उस समय वहाँ उपस्थित लोगों के मत एक नहीं थे कि उनमें क्या नाम रख दिया जाए। नाम को लेकर के सबकी सहमति एक नहीं थी। कई सारे समूह ये कह रहे थे कि इंडिया का नाम रखने दिया जाए, कई सारे समूह ये कह रहे थे कि भारत का नाम रखने दिया जाए, और तब अंत में जाके यही निर्णय हुआ, फैसला हुआ कि दोनों नाम रखने दिया जाए, इंडिया और भारत। इसलिए हमारे संविधान में इंडिया का भी नाम जिक्र है और भारत का भी नाम जिक्र है। वैसे आप लोग जानते हैं कि इंडिया के 4 नाम हैं, है ना। उसमें से एक हिंदुस्तान, एक आर्यावर्त, एक इंडिया, एक भारत। तो ये सारे नाम जो हैं ये अलग हैं, लेकिन संविधान सभा में सिर्फ 2 ही नाम का उल्लेख किया गया है, इंडिया और भारत। तो यहाँ पे नाम देखने को मिलता है। दूसरा देखिए दोस्तों, राज्यों का संघ यहाँ पे कहने की बात कही जा रही है। इसका मतलब ये है कि राज पद्धति के प्रकार के बारे में बताई जा रही है। राज पद्धति, ठीक है, राज पद्धति कैसी है हमारे यहाँ, इसके बारे में कही जा रही है। मतलब फेडरल है या क्वासी फेडरल है ना, जैसा कि संघ है या अर्ध संघ है या तो फिर अलग यूनियन है, क्या है ये, इसके बारे में कही जा रही है। तो जब संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके शब्दों में सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने कहा कि राज्य जो बना है, राज्यों के समूह से मिलकर जो देश बना है, ये राज्यों के साथ समझौते का कोई परिणाम नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य जितने हैं, इंडिया में 28 राज्य है ना, तो उन्होंने कहा कि 28 राज्य जो हैं वर्तमान में, उस समय तो कम थे, है ना, उस समय 16 थे पहले, फिर टूटते टूटते अलग अलग अभी संख्या 28 में देखने को मिलता है। सिंपल सी बात है, संख्या बढ़े या घटे कोई मतलब नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है कि राज्य जो है इंडिया में शामिल, इनके साथ कोई समझौते का परिणाम नहीं है कि आप शामिल हो गए तो फिर कभी अलग हो सकते हैं। नहीं, इंडिया में ऐसा है कि राज्य एक बार आ गया इंडिया में, फिर यहाँ से हट नहीं सकते हैं। ये खूबी यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब पूरा देश एक है, ठीक है, राज्य इसमें शामिल हैं, पूरा देश एक है, और राज्य जो है प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से बंट गया है, लेकिन पूरा भारत एक है, पूरा भारत कॉन्टिनेंट एक है। यहाँ पे यही बात कही जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, कि राज्यों के साथ समझौता, ठीक है, समझौता का कोई परिणाम नहीं है, कोई परिणाम नहीं है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि पूरा देश एक है और यह प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से, ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से राज्य में बटे हुए हैं, राज्य में बटे हुए। ओके। यहाँ पे एक बात स्पष्ट तौर से कही जा रही है कि राज्य जो है सब मिल करके देश बना है, और ये कैसे बना है? प्रशासन की सुविधा के हिसाब से बना है। कभी सांस्कृतिक सुविधाएं देखने को मिला, कभी भौगोलिक सुविधाएं देखने को मिला। तो जैसे ज्योग्राफी है, संस्कृति है, कल्चर है, भाषा है, इन सबको मिला करके, या प्रशासनिक सुविधा है, इन सबको मिला करके एक राज्य का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऐसे बना राज्य। लेकिन राज्य को ये अधिकार नहीं है कि इंडिया में एक बार शामिल हो जाए तो ये फिर ये अलग हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता, विलग नहीं हो सकता,
ठीक है, नहीं हो सकता। पूरा देश एक है, किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है और नहीं अलग हो सकता है। इसको संघ कहते हैं। हमारा देश ऐसे संघ से चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 1 क्या बता रहा है कि एक देश का नाम और राज्य पद्धति का प्रकार, यहाँ 2 बातें देखने को मिली है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है कि भारतीय क्षेत्र जो है वो किस रूप में देखने को मिलता है हमें। जो भारतीय क्षेत्र है ये तीन प्रकार के हमें देखने को मिलता है। पहला, भारतीय राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, देखिए हम बार बार इसका जिक्र करते हैं, जब भी हम स्टेट बोलेंगे ना, राज्य, तो यहाँ राज्य का नाम सुन के आप 2 चीज़ें समझ सकते हैं। एक तो राज्य जो 28 राज्य है, जैसे झारखंड, बिहार, यूपी है ना, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ये राज्य है। दूसरा, संविधान में राज्य किसे बोला गया? संविधान में राज्य एक सिस्टम को बोला गया, एक राज्य पद्धति को बोला गया। लेकिन अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 में जितना भी राज्य का जिक्र होगा, है ना, यहाँ समझ जाइए कि वो 28 राज्य के बारे में कही जा रही है। लेकिन इसके बाद का जो अनुच्छेद है, जैसे कि 5, 6, 7, 8 और बाकी जो अनुच्छेद हैं, उसमें अधिकांशतः राज्य का मतलब होता है पूरा देश। ओके, एक पॉलिटिकल ऑर्डर, उसका मतलब राज्य होता है। तो फिलहाल ये समझिए कि भारतीय राज्य क्षेत्र, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? उन 28 स्टेट्स की बात हो रही है। तब बताइए कि भारतीय राज्य क्षेत्र में कितने हैं? 28 राज्य है ना वर्तमान में, वो 28 राज्य के बारे में। तो भारतीय क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? एक है भारतीय राज्य क्षेत्र जो 28 है। दूसरा, संघ क्षेत्र। संघ क्षेत्र समझते हैं दोस्तों कितना है? 9 है। कितना संघ क्षेत्र है? 9 है। और तीसरा है कि भावी अधिग्रहित क्षेत्र जो अधिग्रहण योग्य हो। भावी मतलब भविष्य में, ठीक है, भावी अधिग्रहित क्षेत्र। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि इंडिया भविष्य में किसी भी क्षेत्र को ग्रहण कर लेगा, जैसे कि बर्मा है तो बर्मा के कुछ हिस्से ले लेंगे तो वो इंडिया में शामिल हो जाएंगे, है ना। बांग्लादेश है, उसके कुछ हिस्से को ले लेंगे तो वो इंडिया में शामिल हो जाएंगे। अभी बताएंगे कि इंडिया ने बांग्लादेश के कुछ हिस्से को लिए और बांग्लादेश ने इंडिया के कुछ हिस्से को लिए। इंडिया ने बांग्लादेश को 111 अंतर क्षेत्र यानी कि इनक्लेव्स प्रदान के दे दिए उनको, इनको बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश ने 51 इनक्लेव्स को दिए इंडिया को, ये चर्चा करेंगे फिर, है ना। फिलहाल इतना समझिए कि मान लीजिए कि भविष्य में भारत सरकार कोई क्षेत्र अधिग्रहित करता है, मतलब लेता है, तो वो क्षेत्र शामिल होगा इसमें। कुछ कुछ क्षेत्र लिए भी हैं, जैसे कि दादरा नगर हवेली, दमन दीव, है ना, गोवा, पांडिचेरी, ये सारे जो है ना, ये विदेशों के अधीन था, लेकिन इनको लिया गया, भारत सरकार ने इनको अधिग्रहित किया। तो यहाँ पे 3 चीज़ें देखने को मिलती है। क्या? भारतीय क्षेत्र में एक भारतीय राज्य का क्षेत्र जो 28 है, एक संघ क्षेत्र जो 9 है, और भविष्य में अधिग्रहण करने योग्य जो क्षेत्र है उसको भी शामिल किया जा रहा है। अच्छा, इन दो के बारे में अनुसूची 1 में बढ़िया से लिख दिया गया है कि राज्य कहाँ कहाँ हैं, किन क्या क्या नाम है, उनका अधिकार क्षेत्र क्या है, उनकी पॉलिटिकल एरिया कहाँ तक पड़ता है, वो सारे उल्लेख है अनुसूची 1 में, शेड्यूल 1। ठीक है, इसका मतलब यहाँ लिख देते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 1 और 2 के बारे में अनुसूची 1 में विस्तार से उल्लेख है कि कितना राज्य है, कितना यूटी है, संघ शासित प्रदेश कितने हैं। ठीक है, अच्छा आप समझ गए कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने यूटी हैं? 9 यूटी हैं। ठीक है, लेकिन भाग 21 जो है, भाग 21
ठीक है। भाग 21 में विशेष प्रावधान दिए गए हैं बाकी राज्यों को। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब अनुसूची 1 में 28 राज्य लिखा है, इसका मतलब क्या है कि भारत के संविधान उन 28 राज्यों में लागू होंगे, है ना, होते हैं, लागू होते हैं। अनुसूची 1 में आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे भारतीय राज्य क्षेत्र हो, चाहे संघ क्षेत्र हो, इसमें क्या होते हैं कि भारत के संविधान लागू होते हैं, प्रॉपर लागू होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष दर्जा दिया गया है, जिनको कुछ विशेष छूट दिया गया है, स्पेशल प्रोविज़न उसके लिए है, विशेष प्रावधान है। तो भाग 21 में उन राज्यों के नाम बेहतर ढंग से लिख दिया गया है कि किन किन राज्यों को हम अनुच्छेद 1 के हिसाब से इस्टेब्लिश किए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक विशेष दर्जा दिए हैं। ठीक है, तो भाग 21 में उसका नाम उल्लेख है। तो भाग 21 में कौन कौन से स्टेट आते हैं दोस्तों, देखिए आप दक्षिण भारत के हिसाब के सोचिए, फिर नॉर्थ ईस्ट जाना है। दक्षिण भारत में कुछ राज्य हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और कर्नाटका, इसके साथ साथ एक गोवा भी है। तो ये दक्षिण राज्यों में से एक है। इनकी आप दक्कन सोचिए, दक्कन में ये सारे आते हैं, तो इन सबको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और दूसरा आप नॉर्थ ईस्ट में सोचिए, नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट हैं जहाँ पर भाग 21 के हिसाब से उनको विशेष दर्जा दिया गया है। उसमें से एक है सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, है ना, मिजोरम और नागालैंड और मणिपुर। इन सबको स्पेशल प्रोविज़न के तहत रखा गया है, विशेष दर्जा दिया गया है। तो कुछ कुछ राज्य के नाम जो बताए इसको समझिए। जैसे इसको मिटाते हैं दोस्तों, भाग 21, ठीक है, पहला है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओके, कर्नाटक, फिर आता है इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओके, और एक है गोवा। ये जो डेक्कन्स वाले हिस्से हैं, दक्कन वाले हिस्से हैं, उसमें से है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट का मतलब पूर्वोत्तर, ठीक है। तो पूर्वोत्तर में आप 7 सिस्टर जानते ही हैं, 7 बहन जिसको बोलते हैं। तो उसमें से 2 चीज़ें छोड़ देनी है ना, बाकी सारे उसमें आ जाते हैं। तो क्या क्या आते हैं देखिए, पहला आता है सिक्किम, ठीक है, सिक्किम, फिर आता है असम, अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर आता है इसमें नागालैंड, फिर मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। इसमें 2 चीज़ छोटा है, एक मेघालय, एक त्रिपुरा, बाकी सब तो आ ही जाते ना, है ना। इन सबको भाग 21 में रख दिया गया है और विशेष प्रावधान दिया गया है, विशेष दर्जा दिया गया है। जो विशेष दर्जा दिया गया है, इसका मतलब है दोस्तों कि कहीं ना कहीं स्पेशल प्रावधान इसके लिए है, विशेष प्रावधान इसके लिए है। जैसे जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, अभी तो 370 के अनुच्छेद जो है वो हट गया है, और 35 का ए, आर्टिकल 35 का ए वो हट गया है ना। जो 370 था, 370 और 35 का ए, ये दोनों जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल दर्जा देने वाले प्रावधान थे, है ना। जैसे यहाँ भाग 21 में इन सब राज्यों को स्पेशल दर्जा दे रहा था, वैसे जम्मू कश्मीर का स्पेशल था, एकदम स्पेशल था, अलग संविधान ही था उसके लिए, अलग राज्य पद्धति के प्रकार ही उसके लिए बिल्कुल अलग था। तो यहाँ पर इसको ख़त्म कर दिया गया अभी। लेकिन जब था ना ये प्रभावी, जब ये इफेक्टेड था उस टाइम, तो उस समय क्या हो रहा था कि जम्मू कश्मीर में कोई भी व्यक्ति अपना घर नहीं बना सकता है। बाहर से जब आए, किसी अदर स्टेट से आए, तो वहाँ ज़मीन परचेज नहीं कर सकता है,
घर नहीं बना सकता है, ये सारी बातें वहाँ पे थी, है ना। वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर्स में इनकी दबदबा नहीं चलती थी। एक मतलब जैसे वीज़ा लेके आप कहीं और देश जाएंगे तो वहाँ आपकी व्यवहार कैसे होगी, वैसे यहाँ पे व्यवहार था। ऐसा क्यों था? क्योंकि जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिया गया था, वैसे ही यहाँ पे दिया गया है। अब आप कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे आप ज़मीन खरीद नहीं सकते हैं, वहाँ अपने हिसाब से पेशा व्यापार कारोबार नहीं कर सकते हैं, वहाँ की अलग लॉ ऑर्डर है, उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो ये सारे, इसलिए हमारे झारखंड के जो जयराम महतो हैं, एक रेवोल्यूशनरी व्यक्ति के रूप में उभरा है, तो उन्होंने इसी बात को तो तर्क के रूप में रखते हैं ना। वो कहते हैं कि अगर इन राज्यों को स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है तो झारखंड को क्यों नहीं दिया गया है। झारखंड में जो बाहर के घुसपैठिए हैं, किसी अदर स्टेट के जो लोग हैं, वो यहाँ आकर के बड़े बड़े संपत्ति के मालिक बन जाते हैं, है ना, बड़े बड़े कारोबार के मालिक बन जाते हैं, एक घुसपैठिए की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा क्यों है? तो इनका भी एक कहीं ना कहीं मांग है कि बाकी जैसे भाग 21 में जो जितने भी राज्य हैं, इनको जो विशेष प्रावधान दिए गए, झारखंड को भी दिया जाए, ताकि झारखंड के वासी, है ना, सुलभ उनको सुलभ हो, जैसे इन सबको सुलभ हो रहा है। आप सिक्किम में जाके कुछ नहीं कर सकते हो ना, फिर सिक्किम या फिर मिजोरम नागालैंड, यहाँ कुछ नहीं कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं, बस घूमो फिरो और उसकी जो लॉ ऑर्डर है उसके हिसाब से चलो। ये सारी बातें वहाँ पे है। झारखंड में देखिए बिहार लोग आते हैं, बिहार के लोग आते हैं, यहाँ सब कोई इन्वेस्ट करता है, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े संपदा या भू संपत्ति ये लोग परचेज करते हैं और उसका मालिकाना हक उसका हो जाता है। तो और झारखंड वासी क्या होते हैं, वंचित हो जाते हैं, चाहे सरकारी नियोजन की बात हो या फिर भू नीति की बात हो या फिर माइंस की बात हो, है ना। इन सब में क्या है, बाहर के राज्यों का प्रकोप है यहाँ पे। तो अगर झारखंड को स्पेशल प्रोविज़न के रूप में शामिल कर दिया जाए, है ना, तो ये इनको भी विशेष दर्जा मिल जाएगा और बाहर के लोग यहाँ पे आके अपना ज़बरदस्ती वाली काम नहीं कर सकते हैं। ये जयराम महतो की मांग है, ठीक है। वैसे भाग 21 में ये सब राज्य आते हैं, इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखिए, अच्छा ये तो पूरे भाग 21 में पूरे राज्य की बात करता है, लेकिन राज्यों के भीतर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, है ना, जिनको स्पेशल दर्जा दिया गया है। तो इसको बिठाते हैं दोस्तों। तो राज्यों के भीतर मान लीजिए कि ये राज्य है, जैसे हमने कहा कि भाग 21 में राज्य को स्पेशल दर्जा दिया गया, तो राज्य को स्पेशल दर्जा दिया गया तो पूरे राज्य इसमें आते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि राज्यों के भीतर, पूरे राज्य नहीं तो राज्यों के भीतर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर विशेष दर्जा दिया गया है। अब इन क्षेत्रों में एसटी, एससी या जो बहुत सामाजिक रूप से वंचित वर्ग या पिछड़ा हुआ वर्ग, वो वर्ग यहाँ पे शामिल है। तो इन सबको विशेष प्रावधान के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है, विशेष प्रावधान दिया गया है। विशेष प्रावधान देने से क्या फ़ायदा होता है कि इनकी तरक्की होती है, ओके, इनकी तरक्की होती है। अब इन क्षेत्रों में आके बाहर के घुसपैठिए कुछ नहीं कर सकते, इन क्षेत्रों में इन्हीं का अधिकार है, इन्हीं की तरक्की होने की रास्ते हैं, है ना। बाहर से लोग आ जाएगा तो कुछ भी कर लेगा ना, फिर ये एसटीज़ के ज़मीन छीन लेंगे, एसटीज़ के गांव पूरे बिकवा देंगे, ये सारे हो सकता है। इसलिए राज्यों के भीतर आने वाले कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको स्पेशल दर्जा दिया गया है, स्पेशल प्रोविज़न है ना, स्पेशल प्रावधान दिया गया है। तो ये किस में दिया गया है, ये 5वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा, ओके, 5वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। क्या? राज्यों के भीतर आने वाले जो क्षेत्र हैं उनके लिए। जैसे कि नागालैंड की बात करते हैं, नागालैंड में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आप जा नहीं सकते हैं, भारत सरकार ने उसको मना ही कर दिया है ना, प्रतिबंध लगा दिया है उस एरिए को कि वहाँ मत जाओ। वहाँ बहुत तरह की जनजातियाँ रहते हैं, उनके सांस्कृतिक क्षेत्र में या उनके अधिकार क्षेत्र में जहाँ तक आता है वहाँ पर आप हावी मत हो, वहाँ उस बॉर्डर को मत पार करो। भारत सरकार उसमें रोक लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ताकि उनकी संस्कृति को सुरक्षा मिले, इसलिए। तो कुछ क्षेत्र हैं ऐसे, ओके। मध्य प्रदेश में भील है,
महाराष्ट्र में भील समुदाय हैं, तो उनकी संस्कृति को प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी संस्कृति को संरक्षित रखा जाए, इसकी पूरी प्रयोजन संविधान करती है, भारत सरकार करती है। आगे देखिए, तो ये हमने बताया इंडिया के बारे में अनुच्छेद 1, है ना। जस्ट दोस्तों, अब आते हैं अनुच्छेद 2 पर। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया कि संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है, कि वह विधि के शासन के द्वारा, ठीक है, नए राज्यों का भारत में प्रवेश या नए राज्यों का गठन कर सकती है। ओके दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, संसद को यह अधिकार प्रदान करता है। कौन अधिकार करता है प्रदान? संविधान करता है। वो कह रहे हैं कि नए राज्य को प्रवेश कर सकते हैं या नए राज्य का गठन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि राज्य दो तरह से हम अपने भारतीय क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। क्या? एक तो नए राज्य को प्रवेश, मान लीजिए कि तिब्बत से या नेपाल से कुछ राज्य हम ले लिए और इंडिया में शामिल कर दिए, ठीक है। दूसरा कि नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। गठन का मतलब हो जाता है कि या तो नए क्षेत्र को हम एक नए राज्य के रूप में शामिल कर लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी और क्षेत्र में जाएं, जैसे बिहार या फिर सिक्किम या फिर वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल, बिहार और सिक्किम को नए तरीके से गठन कर सकते हैं। उसमें से कुछ बांग्लादेश के हिस्से भी शामिल हो जाएंगे, तब जाके जो राज्य बनेगी वो नवगठित होगी। ओके। और नए राज्यों को शामिल करने का मतलब होता है कि किसी और क्षेत्र के, बाह्य क्षेत्र के, मतलब बाहरी क्षेत्र के, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो उनमें से कुछ क्षेत्र लेकर के हम फिर राज्य को बना सकते हैं, नए राज्य को शामिल कर सकते हैं इंडिया में। ये बातें अनुच्छेद 2 में लिखी गई है। ओके, यहाँ पे समझना, अनुच्छेद 3 में इसकी स्पष्ट व्याख्या हम बता दे देंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 को आप समझ गए कि संसद को अधिकार है, क्या अधिकार है कि वो नए राज्यों को प्रवेश दे सकते हैं। कहाँ पे? इंडिया में। या नए राज्यों का गठन कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। लेकिन ये कैसे होगा? तो विधि के हिसाब से होगा, विधि के हिसाब से, ठीक है। जो लॉ है उसके अंडर से होगा। इसके अलावा विधि अगर अविधि हो जाएगा तो फिर नहीं होगा, इतना मान के चलिए, ठीक है। फिर नंबर 3, अनुच्छेद 3 में आएंगे। तो अनुच्छेद 3 में आने से पहले एक चीज समझना है। पहले ये समझिए दोस्तों, जैसे कि ये एक राज्य है, ओके, और ये एक राज्य है, दो राज्य है, इनका नाम ए रखते हैं, इनका नाम बी रखते हैं। तो ये जो सी है ना, सी मतलब संक्रमित क्षेत्र, ठीक है। ये सी संक्रमित क्षेत्र है, मतलब कि दोनों के बीच है ना।
तो राज्य का ये अधिकार है कि बी को हम ए का संक्रमित क्षेत्र प्रदान कर दें, ए को बी का संक्रमित क्षेत्र प्रदान कर दें, या इनको अलग कर दें, ये भी कर सकते हैं। जैसे कि एक राज्य यहाँ पे है और इस एरिया को हम मानते हैं कि कोई भी क्षेत्र है, इसको अलग कर दें, इसको अलग करके हम यहाँ बना दिए, ठीक है, ये अलग हो गया, इसको अलग कर दें, हम अलग कर दिए, ये अलग हो गया। तो राज्य का अधिकार है, राज्य मतलब यहाँ पे फिर कौन हो जाता है, देश, ठीक है। इसको स्पष्ट शब्दों में कहें तो संसद को अधिकार है, किसको, संसद को अधिकार है कि किसी राज्य क्षेत्र में से कुछ क्षेत्र को अलग कर दिया जाए, दो राज्यों को मिला करके एक कर दिया जाए, कुछ सीमाओं को एक कर दिया जाए, फेर बदल कर दिया जाए। ये सारे अधिकार किसको है, संसद को है। इसकी स्पष्ट व्याख्या अनुच्छेद 3 में है, इसको विस्तार से समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अनुच्छेद 3 को लिखते हैं। अनुच्छेद 3, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें लिखा है कि संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार है, क्या अधिकार है दोस्तों, पहला, इनको अधिकार है कि दो या दो से अधिक राज्यों को ठीक है जोड़कर, समझिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ये बिहार है और ये झारखंड है, इन दोनों को जोड़ देगा, मतलब कि ये ए है ये बी है, तो एक बना देगा, ए प्लस बी हो गया, इसको बोलते हैं जोड़ना। मतलब दो राज्य क्षेत्र को आपस में मिला दिया, ठीक है। तो दो या दो से अधिक राज्यों को, हो सके दो से अधिक भी हो, 3 हो, है ना, जोड़कर आगे, अथवा किसी एक राज्य में से कुछ क्षेत्र अलग कर, ओके, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को दूसरे राज्य क्षेत्र में संलग्न कर सकता है। ओके, यहाँ पे समझिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात, कितनी मजेदार बात कही जा रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे हमने बताया कि दो राज्य है, इन दोनों को मिला करके एक बना दिया, एक्स और वाई है तो एक्स वाई बना दिया, एक्स प्लस वाई एक बना दिया, या एक्स का कुछ हिस्सा, जैसे कि ये वाला हिस्सा इसको वाई में शामिल कर दिया, ये वाई है, इसमें शामिल कर दिया ये वाला हिस्सा वाई प्लस ये, ठीक है। इसको समझिए, एक्स का कुछ हिस्सा मतलब ये वाले हिस्से वाई में शामिल कर दिए, तो कैसे हो जाएगा, वाई हो जाएगा और प्लस ये वाले हिस्से हो जाएंगे, है ना, ये वाले, यानी कि ये वाला उठ के कहाँ चला आया ये, और दोनों को मिल करके क्या बन गया, एक बड़ी वाली वाई बन गई, है ना। यहाँ एक्स का कुछ हिस्सा शामिल हो गया, एक्स छोटा हो गया, वाई बड़ा हो गया। वैसे ही वाई वाले हिस्से में एक्स को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 4 राज्यों को मिला करके हम बड़ा राज्य बना सकते हैं, या बड़े राज्य को मिला करके हम 4 राज्य में बांट सकते हैं, 5 राज्य में बांट सकते हैं। ये सारी बातें कही जा रही है। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं किसी को। से बिहार से झारखंड को तोड़ दिया गया, मतलब झारखंड अलग कर दिए गए और बिहार अलग कर दिए गए, तो बिहार के पूरे भूभाग का 46% हिस्सा जो है झारखंड बना दिया गया। इसका मतलब क्या है कि ये बिहार था पहले, इसका 46% हिस्सा, 46% हिस्सा अलग होकर के क्या बन गया, झारखंड बन गया, और बाकी सारे हिस्से क्या रह गए, 54% वो बिहार रह गए। ओके, वैसे ही ये कर सकते हैं, किनका अधिकार है इसमें, संसद को अधिकार है।
और संसद का मतलब कौन? लोकसभा और राज्यसभा। संसद मतलब कौन? जो पूरे भारत से चुन चुन करके प्रतिनिधि आते हैं और पूरे देश को शासन करते हैं, वो उन सब की जो व्यवस्था है उसका नाम संसद है। उसमें राज्यसभा आते हैं, लोकसभा आते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा को अधिकार है कि इंडिया को हम कैसे ठीक रखें, है ना, कहीं गड़बड़ी होती है तो कैसे ठीक रखें, वो सारे अधिकार इनको है। तो नंबर 1 आप समझ गए कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़कर किसी एक राज्य में से कुछ राज्य क्षेत्र को अलग कर या किसी राज्य क्षेत्र को दूसरे राज्य क्षेत्र में संलग्न कर, ठीक है, कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। आगे देखिए नंबर 2 में इस बात का जिक्र है, यह कह रहा है कि किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है। ओके, किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है। वैसे नंबर 3 में है किसी भी राज्य की सीमा को घटा सकती है। ओके, किसी भी राज्य की सीमा को घटा सकती है। और नंबर 4 में है किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है। ओके, परिवर्तन कर सकता है। तो कुछ राज्य हैं दोस्तों जिनका नाम चेंज कर दिया गया, नाम परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है। जैसे आप अभी उत्तराखंड देखते हैं तो उनका नाम पहले क्या था? उत्तरांचल था, ठीक है। मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रांत था, उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, है ना। कर्नाटक जो अभी देखने को नाम मिलता है उनका नाम क्या था? पहले मैसूर था। तो वैसे बहुत सारे नाम हैं जिनको चेंज किया गया, है ना, और नए नाम इस्टेब्लिश किए गए, नए नाम रखे गए। ओके, तो ऐसे नाम परिवर्तन भी कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। तो किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य की सीमा को घटा सकती है और नाम परिवर्तन भी कर सकती है। ये किसका अधिकार है? संसद को अधिकार है। लेकिन एक बात यहाँ पे समझना है दोस्तों कि संसद को पूरा अधिकार है या कैसे अधिकार है, इसको समझिए। मामला क्या है देखिए, संसद जो है, ठीक है, इसमें 2 हिस्से आते हैं, लोकसभा आते हैं और राज्यसभा आते हैं। हम लोकसभा राज्यसभा पर भी चर्चा करेंगे, बेहतर ढंग से चर्चा करेंगे, ठीक है। मेरा तो मनसा है कि हर एक विषय पर एक बेहतरीन सेवा आपको दें, है ना, मेरी प्रयास ये भी है। लेकिन हर विषय में क्या क्या दें आपको, बात ये भी है, क्या क्या दें। सब कुछ देने का मन करता है, इतिहास पढ़ाने का मन करता है, विज्ञान पढ़ाने का मन करता है, मैथ भी, ऐसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी, है ना, ऐसे जो IR है वो सारे, है ना, ये सारे भूगोल आप देखिए, सोशल साइंस। लेकिन हमें सबको संभाल के चलना पड़ेगा और एक एक करके चलना पड़ेगा। तो अभी जो वीडियो है ये संविधान की सीरीज है, एक श्रृंखला है, इसमें हर एक अनुच्छेद के बारे में हम बेहतर ढंग से बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले संसद जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें लोकसभा राज्यसभा के बारे में बेहतर ढंग से बता देंगे। फिलहाल समझिए कि संसद में 2 सदन हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा, और इन दोनों की चर्चा है, ठीक है। इसका एक अभिन्न हिस्सा राष्ट्रपति भी है। तो ये तीनों मिल करके बड़े बड़े निर्णय लिया करते हैं। राष्ट्रपति अभिन्न हिस्सा है ना। तो क्या करेगा देखिए, मान लीजिए कि अनुच्छेद 3 से संबंधित जितने भी बातें हैं, चाहे 1 2 3 4 की मामला हो, तो संसद पहले राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगा, ठीक है। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगा कि देखिए हम कुछ राज्य हैं जिनका हम अनुच्छेद 3 के तहत या तो छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे, ठीक है। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति उस राज्य को देगा जिस राज्य में ये घटना घट रहा है। ओके, मान लीजिए कि बिहार और झारखंड पहले अलग हो गया, अब एक करना है, तो संसद राष्ट्रपति को दे देगा एक ज्ञापन। राष्ट्रपति बिहार और झारखंड को दे देंगे कि देखिए भैया आप दोनों को एक किया जा रहा है। अब मान लीजिए कि राज्य मंजूर नहीं है, मान लीजिए कि राज्य मंजूर नहीं है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है संसद को, है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पे यही बात समझाना था हमको कि राष्ट्रपति एक बार इनसे पूछ लेगा, पूछना भी जरूरी है ना, कि
बताइए क्या राय है आपकी। लेकिन मान लीजिए वो राय न दे तो भी संसद को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो जो चाहेगा वो कर देगा यहाँ पे। मतलब नाम परिवर्तन कर देगा, सीमा बदल देगा, 2 राज्यों को मिला के एक भी कर सकता है। बस राष्ट्रपति से एक बार सहमति लेने का प्रयास करेगा। इनको जल्दी देना पड़ेगा सहमति, राष्ट्रपति को जल्दी, इमीडिएट 14 डेज के भीतर देना पड़ेगा कि हाँ हम सहमत हैं या हम सहमत नहीं हैं। अगर नहीं है तो राष्ट्रपति कुछ नहीं करेगा, बोल देगा कि हाँ ठीक है, और है भी तो राष्ट्रपति वही करेगा, हाँ ठीक है चलो करो। तो संसद क्या करेगा फिर, जो चाहे अनुच्छेद 3 के हिसाब से अपने आप को आदेश दे करके, है ना, इन सब चीज़ों को चेंज कर देगा, बदल देगा, जो यहाँ पे अनुच्छेद 3 में कहने की बात कही जा रही है। ओके दोस्तों, तो ये सारी बातें अनुच्छेद 3 में आता है। ठीक है, अब आएंगे अनुच्छेद 4। तो पहले इसको देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं आगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 1, 2 और 3 आपने समझ गया है ना। रिकॉल करेंगे लास्ट में इसको फिर से। फिलहाल तो ये समझिए कि अनुच्छेद 3 के बारे में आपकी समझ पूरी तरह से बन गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तब ना अनुच्छेद 4 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अनुच्छेद 3 में अगर कुछ बातें छोटी हो तो वो समझदारी की बातें हैं, उसको थोड़ा समझ लीजिए कि क्या है, फिर हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, है ना। अनुच्छेद 3 में ये सब बातें जो लिखा गया है, इसका आशय क्या है, इसका सेंस क्या है। तो संविधान सभा में एक बात कही थी कि भारत जो है ना, भारत जो है वो विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ है, ये कही जा रही थी। विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ है। ठीक है, ये इंडिया की हाल है। इंडिया में ऐसी सिस्टम है, इसको मतलब विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। इसको समझिए दोस्तों, बहुत बड़ा समझने की छोटी सेंटेंस है लेकिन समझना है। विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। ये क्या कहते हैं, विभक्त राज्य हैं कितने, 28 राज्य में विभक्त हैं, है ना, बटा हुआ है, लेकिन यह अविभाज्य संघ है। मतलब यह संघ ऐसे है कि कभी अलग नहीं हो सकता। आप समझे मेरी बात को ना। जैसे कनाडा की बात करेंगे तो वहाँ पहले 4 स्टेट था, पहले 4 राज्य था, उसको प्रांत कहते हैं, है ना। तो वहाँ पे अभी 10 प्रांत बनी है, तो 4 में 6 जुड़ गया। अमेरिका में पहले 13 था, अब 50 हो गए हैं। तो अमेरिका की हाल ठीक उल्टा है। ठीक है, अमेरिका में क्या है कि विभक्त राज्यों का, है ना, मतलब अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है अमेरिका में। समझिए, अमेरिका में अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। मतलब एक बार जो बन गई सॉरी, एक बार जो बन गई 50 स्टेट्स, वो अब अलग हो सकते हैं। ये बातें किसमें है, अमेरिका में शामिल है। ठीक है, और इंडिया में क्या शामिल है, इंडिया में कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। इसका मतलब है कि राज्य जो है वो बटा हुआ है, 28 राज्य में बटा हुआ है, ये विभक्त है। इसको कभी भी बांट सकते हैं, इसको कभी भी तोड़ सकते हैं, तो विभक्त हो सकते हैं ना। मतलब विभक्त होने की जो गुणधर्म है ये दिखा रहा है। हम समझ, मेरी बात को समझिए पहले। एक इंडिया लिखे हैं, एक लिखते हैं अमेरिका, USA। इसको बोलेंगे अविभाज्य राज्यों का, है ना। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कि अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। तो इसमें कुल कितने आते हैं, इसमें 50 राज्य आते हैं। ओके, इसको क्या बोलेंगे, अविभाज्य
राज्यों का अविभाज्य संघ। अविभाज्य समझ गए, जिसको बांट नहीं सकते, ठीक है। अविभाज्य यहाँ पे संघ है, तो अविभाज्य संघ इंडिया में भी है और अविभाज्य संघ अमेरिका में भी है, समझना। लेकिन विभक्त राज्य इंडिया में है और अविभक्त राज्य क्या है, अमेरिका में है। इसका मतलब ये है कि 28 राज्य जो हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है, यह कभी 29 भी हो सकता है, यह कभी 30 भी हो सकता है, ठीक है। विभक्त होने की प्रकृति को बता रहा है, समझे। यह कभी कम भी हो सकता है, 26 हो जाएगा, कभी 14 था, कभी 16 था, कभी तो 552 देशी रियासत में बटा हुआ था, तो ये इतना विभक्त था। लेकिन ये विभक्त होने की प्रकृति को दिखा रहा है, लक्षण को दिखा रहा है। इंडिया में विभक्त होता है, ये बात समझना है, और अमेरिका में विभक्त नहीं होता है, इस बात को समझना है, ओके। तो विभक्त राज्य होते हुए भी इंडिया में अविभाज्य संघ है। जब संघ के रूप में इसको देखते हैं तो एक है। लेकिन अमेरिका में क्या है कि अविभाज्य राज्य है, इसको बांट नहीं सकते हो, न बड़ा छोटा, है ना, कुछ हिस्सा ले लें या इसको दे दें, ऐसा नहीं कर सकते हो। वो तो अविभाज्य राज्य है, 50 है, 50 ही रहेगा, है ना। और अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, ये समझिए। जैसे इंडिया में अविभाज्य संघ है, वैसे अमेरिका में भी अविभाज्य संघ है, बशर्ते क्या है कि वहाँ राज्य अलग नहीं हो सकता। समझ में आ गया, ये बातें हमें बतानी थी। अच्छा, एक बात यहाँ पे समझना है कि राज्य अलग नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि राज्य सिर्फ उस संघ से अलग नहीं हो सकता, बाकी सब में अलग है। जैसे अमेरिका में 50 स्टेट है, ठीक है, 50 की अपनी रणनीति है, ठीक है। जो रणनीति है 50 की, वो उसकी अपनी अपनी रणनीति है, ठीक है, रणनीति अलग अलग है। इनकी संविधान जो है वो भी अलग अलग है, ओके। इनकी नियम है अलग, कानून है अलग, इनकी नागरिकता अलग है, ओके। सब कुछ अलग देखने को मिलेगा, लेकिन एक संघ के होने के नाते, ये हम समझा रहे हैं बढ़िया से, इस बात को समझना है ना। तो अलग होते हुए भी अलग नहीं है, कहाँ नहीं है अलग, संघ के मामले में अलग नहीं है। समझ में आ गया, ठीक है। वीडियो को रिकॉल करिएगा, फिर से देखिएगा हम क्या बताने जा रहे हैं। हम दो बातें यहाँ पे कहे कि अमेरिका अलग भी है, अमेरिका अलग नहीं भी है। वो कैसे? अमेरिका अलग इस रूप में है कि उसकी रणनीति अलग है, संविधान अलग है, नागरिकता अलग है, और अपने क्षेत्र को विकास करने की जो प्लानिंग है वो अलग है, इस रूप में अलग है। लेकिन संघ के रूप में अलग नहीं है। इस रूप में अलग होता भी है, लेकिन संघ के रूप में अलग नहीं होता, इस बात को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ये बातें हम क्लियर हो गया, बता दिए। अब आते हैं अनुच्छेद 4 पर। अनुच्छेद 4 दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 4 क्या बोलता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 जो है, ठीक है, कौन 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 संविधान में जो अनुच्छेद 368 है उसके अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात कही जा रही है, इसको हम लिखते हैं, इसको समझिए। 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, ठीक है, के कोई भी प्रावधान, ओके, कोई भी प्रावधान अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, नहीं आएगा।
368 के तहत नहीं आएगा। ये 368 ये क्या है? 368 क्या है ये? 368 जो अनुच्छेद है वो कहता है कि हमारे संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इनकी मूल संरचना है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसको चेंज करने के लिए आपको 368 का प्रयोग करना पड़ेगा। और 368 का प्रयोग करने का मतलब है कि जो संसद भवन किसी भी चीज़ को चेंज करता है, जब बदलता है या बेसिक स्ट्रक्चर को जब चेंज करता है, तो उसको विशेष बहुमत के माध्यम से चेंज करता है। ओके, यहाँ पे ये बात समझने को मिला कि विशेष बहुमत के माध्यम से चेंज करता है। और एक होती है साधारण बहुमत। समझना, जब भी बदलाव आती है, जैसे हमने बताया कि राज्य की सीमा में बदलाव, राज्य के नाम में बदलाव, तो बदलाव हुआ है ना। वैसे मौलिक अधिकार के अनुच्छेद में बदलाव या संशोधन, ये सारी बातें चेंजिंग, मतलब कि अनुच्छेद जितने लिखे गए हैं उसमें कुछ चेंज करना, सुधार करना, या फिर हमें उसको बदलने की बात जब आती तो बदलना, तो उस टाइम दो तरह की सिस्टम होते हैं, दो तरह की व्यवस्था होती है। ठीक है, बदलाव के टाइम दो तरह के होते हैं। एक होता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, एक होता है साधारण बहुमत। ठीक है, विशेष बहुमत में क्या होता है? विशेष बहुमत में एक तो लोकसभा और राज्यसभा में भी विशेष बहुमत होनी चाहिए। पहले प्रस्ताव के मामले में आधे से ज़्यादा जनसंख्या का प्रस्ताव होना चाहिए। अनुमोदन के मामले में आधे से ज़्यादा का अनुमोदन होना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा की कम से कम जो 2/3 मेंबर्स हैं, इसकी सहमति होनी चाहिए। हो सके इसमें यह भी शामिल हो कि जो राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उन 28 राज्य में से आधे से अधिक की भी सहमति होनी चाहिए। मतलब 1/2, आधे से अधिक, 1/2 प्लस, इसको ऐसे कर सकते हैं 50% से ज़्यादा, 50% प्लस, इतनी होनी चाहिए बहुमत। तब जा करके क्या होता है? विशेष बहुमत होता है। तब जा करके बेसिक स्ट्रक्चर में संविधान की जो मूल संरचना है उसके बारे में हम उसमें चेंज कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको हम सिंपल साधारण बहुमत से, है ना, उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कही जा रही है कि जो विशेष बहुमत है वो आता है 368 के तहत। ओके, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि अनुच्छेद 2 और 3 का कोई भी प्रावधान है ये 368 में नहीं आएगा। यहाँ पे साफ साफ बताई जा रही है वो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये किस में आएगा? साधारण बहुमत में आएगा। तब ना अनुच्छेद 2 और 3 के मामले में राज्य की चलती नहीं है। राष्ट्रपति सिर्फ पूछता है भैया बताओ क्या मंशा है आपकी। मंशा हाँ रहे फिर भी ठीक है, नहीं रहे फिर भी संसद जो करना उसे कर ही देगा। ओके, ये बातें कही जा रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इतनी ज़्यादा संसद को शक्ति है तो क्या वो कुछ भी कर सकता है? जैसे कि क्या अपने भूभाग, भारतीय भूभाग को किसी और को दे सकता है, या क्या दूसरे की भूभाग को ले सकता है? ये सारी बातें यहाँ पे कही जा रही है। तो इसको समझिए क्या होता है। देखिए, संसद जो है किसी भी दूसरे के भूभाग को ले सकता है, यहाँ पे सहमति है। जब ले सकता है, संसद ले सकता है, ठीक है, कौन? संसद ले सकता है। कैसे ले सकता है? कई रूपों में होता है, जैसे कि लीज के रूप में ले सकता है। ओके, किसी को संधि के माध्यम से, ट्रीटी के माध्यम से ले सकता है। किसी भी क्षेत्र को ट्रीटी के माध्यम से, संधि के माध्यम से ले सकता है, भारतीय राज्य क्षेत्र का हिस्सा बना सकता है। अच्छा, जीत कर या हरा कर इसके माध्यम से भी ले सकता है। समझौता, ओके, समझौता करके भी किसी भी क्षेत्र को ले सकता है भारत सरकार, ठीक है। लेकिन जब देने की बारी आएगी, जब देने की बारी आएगी, इनकी देने की बारी, देने के मामले में, ठीक है, मामले में, देने के मामले में भारत सरकार को अधिकार नहीं है कि वो भारतीय क्षेत्र को किसी और को दे दे, ठीक है।
यही मामला, यही सवाल आया था 1960 में बेरुबाड़ी मामले को लेकर के। बेरुबाड़ी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के हिस्से में, वो उन दोनों का संक्रमण क्षेत्र है, ठीक है, इनक्लेव्स है जिसको बोलेंगे दोस्तों, इनक्लेव्स है ना, जो बांग्लादेश है और इंडिया उनके बीच के इनक्लेव्स। जैसे कि बांग्लादेश से जुड़े हुए जो स्टेट्स हैं, एक तो बांग्लादेश के बारे में जानते हैं थोड़ा कि बांग्लादेश जो है, भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है, जो बाउंड्री है, वह 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ओके, तो उसमें से कुछ संलग्न राज्य हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, फिर असम हो गया, है ना, एक हो गया मेघालय, एक हो गया त्रिपुरा। तो उन जो स्टेट्स हैं उनके साथ सीमा साझा करता है। कौन करता है सीमा साझा? बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले जितने भी क्षेत्र हैं, भारतीय राज्य हैं, तो बाउंड्री में ही एक इनक्लेव्स बनता है। इनक्लेव्स का मतलब होता है अंतःस्थल, ठीक है, जहाँ पर सीमा विवाद हमेशा होता रहा, जहाँ पर असीमांकित जो एरिया है उसके बारे में डिबेट्स होते रहा, झगड़े होते रहे, तो वो उन सारे के बारे में कही जा रही है यहाँ पे। तो बेरुबाड़ी क्या है? उन्हीं में से एक है, ठीक है। हम एग्जाम्पल के तौर पे मैप में आपको दिखाते हैं। सिंपल सा देखिए, ये हो गया आपका नेपाल वाला हिस्सा, ये सिक्किम हो गया, ठीक है। ऐसे भूटान आता है, ये भूटान आता है, और ये है अरुणाचल प्रदेश होते हुए, है ना। और यहाँ पे आप देखते होंगे दोस्तों कि ये बांग्लादेश की आकृति लेती है, आर टाइप की, ठीक है, ये है बांग्लादेश। तो ऐसे जो सीमा साझा कर रहा है वो किलोमीटर में कितना बताया हमने? 4096.7 किलोमीटर, ये है। इसमें कुछ राज्य आते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल आते हैं, WB, यहाँ पर असम आता है, ठीक है, यहाँ पे मेघालय आता है, ये त्रिपुरा आता है। तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और बांग्लादेश, इनके बीच में जो बाउंड्री देखने को मिलता है ना, यहीं पे इनक्लेव्स देखने को मिलेगा, यहीं पे सीमांकित क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो बेरुबाड़ी जो है वो ऐसे है ना, बेरुबाड़ी मामले को लेकर के। तो क्या हो रहा था, दिक्कत हमेशा हो रही थी, क्योंकि यहाँ के लोग बता रहे थे कि ये बांग्लादेश वाला है, और यहाँ की जो सामने वाले लोग बता रहे हैं कि नहीं, ये मेरा देश इंडिया है। कभी कभी सीमा के बाहर जा कर के बोल रहे थे कि वो इंडिया है ना। और बांग्लादेश के लोग जब कभी कभी इंडिया की सीमा में आकर के बोलते थे कि ये मेरा क्षेत्र है, बांग्लादेश है। तो ऐसे एरिया को हम लोग इनक्लेव्स कहते हैं, ठीक है। इसको अंतः स्थल भी कहते हैं, अंतः क्षेत्र भी कहते हैं। तो ऐसे अंतः क्षेत्र के बारे में अभी चर्चा होगी, इसको समझिए। सामने मामला ये आया था कि क्या भारत का राज्य क्षेत्र जो है, या भारत का क्षेत्र किसी और देश को इंडिया दे सकता है? क्या इस मामले में संसद को अधिकार है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में 1960 में, उन्होंने कहा कि देखिए, भारत जो है किसी भी क्षेत्र को ले सकता है, ठीक, लेकिन दे नहीं सकता है। और अगर वो देगा तो 368 के अनुच्छेद 368 के तहत उसे संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, इसमें आधे से ज़्यादा राज्यों का समर्थन होगा, तब जाकर के वो दे सकता है, ठीक है। फिर लेकिन जब संधि की मामला आती हो, या फिर विदेश मामले आते हो, है ना, या फिर किसी और क्षेत्र के मामले में जब विदेश नीति की बात आते हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब विदेश नीति की बात आती हो तो उस समय विधायिका जिम्मेदार नहीं होगा, उस समय कार्यपालिका जिम्मेदार होगा। कार्यपालिका उस मामले को संभालेगा, ठीक है। कौन संभालेगा? कार्यपालिका संभालेगा। विदेश नीति, विदेश मामले, विदेश संबंध के मामले में कार्यपालिका जिम्मेदार होगी, विधायिका जिम्मेदार नहीं होगा, है ना। तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने बताई। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि मामला बांग्लादेश में बढ़ते गया, समझौते होने की कोई कगार पर था ही नहीं, है ना। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या आई, फिर भी सब दोनों के बीच मामला निपटा नहीं। फिर
60 के दशक में नेहरू और जो बांग्लादेश का प्रमुख थे नून, उनके बीच समझौता हुआ, तो नेहरू नून समझौते हुए, है ना। 1974 में बदलाव आया, फिर भी बात नहीं संभली, है ना। अंत में क्या हुआ कि 100वां संविधान के संशोधन जो थे 2015 में, हमारे जो एनडीए की सरकार है, हमारे जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, इन्हें और एक जो बांग्लादेश के जो पीएम हैं अभी, है ना, इन दोनों के बीच समझौता हुआ और समझौते में इस बात को शामिल किया गया कि जो इनक्लेव्स वाला एरिया है इसको हम आदान प्रदान कर देते हैं, ठीक है, आदान प्रदान कर देते हैं। और आदान प्रदान करने के बाद ही अभी शांति व्यवस्था कायम है, शांति पहल कायम है। तो कितने किया गया, इंडिया ने 111 इनक्लेव्स को दे दिया, किसको, बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने 51 इनक्लेव्स को दे दिया इंडिया को, ठीक है। और जो एक मामला था 6.7 किलोमीटर का जो मतलब असीमांकित एरिया था, जो विवादग्रस्त एरिया था, उसके मामले में समझौता भी हो गया, है ना। तो कुछ क्षेत्र दे दिए, समझिए, कुछ क्षेत्र दे दिए किसको, बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने कुछ क्षेत्र किसको दे दिए, इंडिया को, और दोनों के बीच समाधान हो गया, मामला खत्म हो गया। ये कब हुआ, 100वां संविधान संशोधन में, ठीक है, 100वां संविधान संशोधन में ये मामला खत्म हो गया और अभी शांति कायम है दोनों देशों के बीच। ये कैसे हुआ, वही राज्य सरकार जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं, वेस्ट बंगाल, है ना, असम, फिर मेघालय और त्रिपुरा, वहाँ की जो सरकार है उनके बीच सहमति हुई कि यार लफड़ा कितना करोगे, और बांग्लादेश के बारे में जो इनके राष्ट्र जो पीएम थे, है ना, उन सब के बीच सहमति हुई और इसी सहमति में ये तय हुआ। और ये इनक्लेव्स वाले मामले जो थे इसको ख़त्म कर दिया गया, ये सही कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इतना ही, आगे हम पढ़ाएंगे, है ना। अब रियासतों का जो विलीनीकरण है उसको लेकर के पढ़ाएंगे, और एक क्लास होगी, इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जितने भी प्रावधान हैं, स्टेट कैसे बना, कैसे टूटा, अभी तक जो स्टेट बनने की कहानी है इसकी क्या कहानी है, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू वगैरह सारा इतिहास हम अगली कक्षा में आपको बताएंगे, और संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पूरा कर देंगे। इसके बाद की जो क्लास होगी वो अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक होगी, जिसमें नागरिकता के बारे में प्रावधान है, सिटीजनशिप के बारे में प्रावधान है। फिलहाल हमें समय नहीं मिल रहा है, जिस कार्य क्षेत्र में हम हैं वहाँ पे बहुत सारे क्रमिक हैं, है ना, जो काम करने वाले लोग हैं, तो उन सब की काम करने की गतिविधि ऐसी है कि यहाँ पर थोड़ा अशांति पैदा होती है, हल्ला होता है ना, और इस वजह से हम वीडियो को नहीं बना पा रहे हैं। तो आगे वीडियो बनाते रहेंगे, हमें समय मिलेगा वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।